हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटर्स अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बिल्कुल ध्यान रख रहे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी कंटिन्यू वीडियो में। ठीक है, आज हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, जिसको शॉर्टकट में हम लोग बोलेंगे GRDDS, गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। मैं हर टॉपिक को पढ़ाने से पहले बताता हूं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जो एनडीडीएस सब्जेक्ट है, एनडीडीएस नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, आपके 7 सेमेस्टर में खास करके जो यूपीटीयू के बच्चे हैं, ठीक है, और भी यूनिवर्सिटी के बच्चे होंगे तो वो देख लेंगे कहाँ उनका सिलेबस है। उसके अलावा जीपैट और नाइपर के एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस आते हैं। अभी आपको दिखाऊंगा कि आपके जीपैट 2019 में सवाल किस तरीके से पूछा गया है और इस वीडियो को देखने के बाद आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं हम लोग अपने टॉपिक के डिस्कशन की तरफ। देखिए, इनोवेटर्स अड्डा एक बहुत ही बेहतरीन चैनल है जिसको अगर आप प्लेलिस्ट, आपको क्या करना है, सिंपली प्लेलिस्ट खोलना है, ठीक है, और उस प्लेलिस्ट को देखना है कि हर प्लेलिस्ट में कौन कौन सी वीडियोस हैं, तो उसको अच्छे से इस चैनल को यूज करना आपको। ठीक है, हर चीज आपको मिल जाएगी। नाउ कमिंग ऑन दी मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन, क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट हम लोग गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम है क्या, उसके एडवांटेजेस क्या मिलने वाले हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, और तरीके क्या हैं गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम के। अप्रोच क्या हो सकती है, फ्लोटिंग हो सकता है, हाई डेंसिटी सिस्टम हो सकता है, इन्फ्लेटेबल सिस्टम हो सकता है, गैस्ट्रोएडेसिव सिस्टम हो सकता है। साथ साथ उसके अलावा लास्ट में मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हुए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो 2019, 18 ये सब पिछले साल के पूछे गए, ताकि आपको आइडिया लगे कि किस तरीके के सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा रहा है। उसके अलावा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा जिसके जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा। सो नाउ कमिंग ऑन द डिस्कशन, दैट इज गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए मैं कहता हूं उसका पोस्टमार्टम कर दो, सर्जिकल स्ट्राइक कर दो बिल्कुल उस टॉपिक का। अब कैसे सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, वर्ड को ध्यान से पढ़ना है। गैस्ट्रो का मतलब किससे लिया गया है, GIT से। रिटेंटिव का मतलब रिटेंशन से लिया गया है, किसी चीज का रिटेंशन, उस चीज को रोकना एक जगह, ठीक है, उसको रिटेन करना। ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ड्रग डिलीवरी सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा तरीका, एक ऐसा अप्रोच जिससे दवा को किसी जगह पहुंचाई जाए, किसी जगह दवा को डिलीवर करना है। ड्रग को कहां डिलीवर करोगे, जैसे मान लो अगर स्किन पे करना है तो स्किन पे, जैसे ब्रेन में करना है तो ब्रेन में, स्टमक में करना है तो स्टमक में, तो उसी को बोलते हैं ड्रग डिलीवरी सिस्टम। लेकिन यहां पे कौन सा ड्रग डिलीवरी सिस्टम यूज कर रहे हो, गैस्ट्रो रिटेंटिव, यानी कि ऐसा सिस्टम आप यूज कर रहे हो जो जीआईटी में रिटेन हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, अब जीआईटी का मतलब आप स्टमक से लोगे यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ मैं लिखता हूं, ये मैं आपके स्टमक का स्ट्रक्चर बनाता हूं, कुछ इस तरीके का स्टमक दिखता है। ठीक, अब कोई चीज स्टमक में अगर खाना आप खाते हो तो एक टाइम होता है, ये देखो लिखा हुआ गैस्ट्रिक रेजिडेंस टाइम, GRT, जरा वर्ड को समझो। गैस्ट्रिक रेजिडेंस टाइम यानी कि ऐसा समय जब कोई चीज पेट में कितनी देर रुक रही है, कोई चीज पेट में कितनी देर रुक रही है, उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक रेजिडेंस टाइम। तो जब आप खाना खाते हो तो 2 घंटे पेट में रहता है खाना, ठीक है, उसके बाद खाना क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है तो आपको फीकस के रूप में बाहर निकल जाता है, वो पच जाता है, तो एनस के थ्रू आता है और एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो GRT टाइम यहाँ पे आपको समझ गए। अब इसी पेट में ही जब आप दवा भी खाओगे तो उसको रिटेन करवाना होगा, ठीक है, इसी पेट में, तो इसीलिए इसको नाम बोला दिया गया है गैस्ट्रो रिटेंटिव, यानी कि दवा को पेट में रिटेन करवाना है। सिंपल सी बात है। तो जरा हम लोग डेफिनेशन समझते हैं क्या है। GRDDS इज एन अप्रोच, एक तरीका है, टू रिटेन द डोसेज फॉर्म इन द स्टमक, पेट में ऐसी दवा जिसको पेट में रोक के रखना, एक ऐसा तरीका, उसे बोलेंगे GRDDS। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों करेंगे। ऐसा करने से क्या होता है कि जो दवा की रिलीज है वो काफी लंबे टाइम तक होती है। सो उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो कन्वेंशनल, जो पुरानी दवा है, जैसे टैबलेट, आप जैसे टैबलेट हो, कैप्सूल्स हो, तो वो दवा क्या होती है, उनकी शॉर्ट हाफ लाइफ होती है, शॉर्ट टी हाफ, शॉर्ट हाफ लाइफ होती है। शॉर्ट हाफ लाइफ का मतलब कि बहुत कम समय तक के लिए काम करती है वो दवा, तो बहुत जल्दी पेट में आती हैं, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे, बहुत जल्दी बाहर भी निकल जाती हैं। तो दवा को पूरा समय नहीं मिलता है कि वहां पे प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब और डिस्ट्रीब्यूट हो।
तो उसमें क्या होता है कि बायो अवेलेबिलिटी कम रह जाती है, और किसी चीज की जब बायोअवेलेबिलिटी कम होगी तो दवा असर कम करेगी, उसकी थेरापेटिक एफिशिएंसी विल बी रिड्यूस्ड। समझ गए? तो इसी थेरापेटिक एफिकेसी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटेंशन करवा रहे हैं। अब समझ में आया कि गैस्ट्रोरेटेंटिव सिस्टम क्या रिटेंशन क्यों करवा रहे हैं? तो एक तरीका है कि पेट में दवा के रिटेंशन को बढ़ा दो, वन थिंग। यहां पर डिक्रीजेज लिखा हुआ है, डिक्रीजेज वर्ड नहीं होगा, ये इंक्रीजेज होगा, इसको सही कर लीजिए। ठीक है, अगर दवा हमने खाई, अगर उसको पेट में हम रोक के रखते हैं तो उसको बोलते हैं इंक्रीज गैस्ट्रिक रेजिस्टेंस। कोई चीज जब पेट में ज्यादा देर रहेगी तो रिटेंशन बढ़ेगा उसका। समझ गए? ये चीज है। ये कौन सा डोसेज फॉर्म होता है? ओरल डोसेज फॉर्म होता है। ये गैस्ट्रोरिटेंटिव हम इंजेक्शन के थ्रू नहीं दे रहे हैं, ओरली हम मुंह से खा रहे हैं इसको। वी आर टेकिंग इट एज ए ओरल रूट, ओरल डोसेज फॉर्म। लेकिन अब समझते हैं कि गैस्ट्रोरिटेंटिव सिस्टम, ये तो समझ में आ गया कि क्या है, पेट में दवा को रोक के रखना, जिससे क्या हो, दवा काफी देर तक रिलीज होती रहे। ठीक है, जब काफी देर तक रिलीज होगी तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, बायोअवेलेबिलिटी जब ज्यादा होगी तो थेरापेटिक एफिकेसी ज्यादा होगी। ये गैस्ट्रोरिटेंटिव सिस्टम का कॉन्सेप्ट होगा। अब सुटेबल ड्रग, कौन सी ऐसी दवाएं हैं जिनका गैस्ट्रोरिटेंटिव सिस्टम बना सकते हैं? हर दवा का तो गैस्ट्रोरिटेंटिव सिस्टम बन नहीं सकता। तो ऐसी दवाएं जिनकी हाफ लाइफ शॉर्ट हो, जैसे लीवोडोपा। अब देखो क्या होता, जरा इस कॉन्सेप्ट को समझो। ये प्रोफाइल है, ये आपकी प्रोफाइल है किसके किसके बीच, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच। कोई दवा आपने खाई, ग्राफ में इस तरीके से दिखती दवा एब्जॉर्ब हो रही है, मैक्सिमम पहुंची, फिर ये दवा क्या होगी, डिक्रीज होने लगेगी, एलिमिनेट हो गई। ठीक है, यहां पे एक साइकिल पूरी हो गई। अब फिर से आपको दवा खाना होगा, फिर दवा एब्जॉर्ब होगी, फिर मैक्सिमम पहुंचेगी, फिर नीचे आएगी, फिर यहां रुक जाएगी। तो यहां पे दवा का असर खत्म होगा, फिर आपको एक डोज लेना पड़ेगा इस तरीके से। तो आप देख रहे हो, यानी कि ये दिखा रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यहां एक बार आपने दवा खाया, फिर असर खत्म हुआ, फिर एक बार खाया दवा, फिर आप 3 बार दवा, आपको 3 बार डोज लेना पड़ गया। इससे क्या हो रहा है कि जो प्लाज्मा में लेवल है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है। लेकिन किसी बीमारी को ठीक करने के लिए प्लाज्मा कंसेंट्रेशन एक बार मैक्सिमम पहुंचा, फिर रेगुलर होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, कंट्रोल रिलीज होना चाहिए। तब वो बीमारी, जैसे जितनी डोज है उतनी डोज पहुंचती रहेगी, तो वो बीमारी अच्छे से ट्रीट होगी। ठीक है, इसीलिए उसको बोलते हैं थेरापेटिक एफिकेसी। तो अगर इस तरीके की कोई दवा बनाते हैं उसको बोलते हैं थेरापेटिक एफिकेसी, कंट्रोल रिलीज। और ये क्या है, पल्सेटाइल है। तो इससे क्या होगा कि ब्लड में प्लाज्मा लेवल में ड्रग की कंसेंट्रेशन फ्लक्चुएट हो रही है, तो इससे साइड इफेक्ट ज्यादा होगा। ठीक है, तो साइड इफेक्ट भी ज्यादा हो रहा है, हमारी दवा बीमारी को ट्रीट भी नहीं कर रही है, तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जीआरडीडीएस सिस्टम को ला रहे हैं। अभी देखो जीआरडीडीएस सिस्टम में क्या होगा, ऐसी दवाएं जिनकी हाफ लाइफ शॉर्ट है, बहुत कम समय तक काम करती हैं, उनके लिए जीआरडीडीएस हम बना रहे हैं। ठीक है, तो जब शॉर्ट हाफ लाइफ को आप जीआरडीडीएस बनाओगे तो पेट में जब रिटेंशन टाइम बढ़ेगा तो इस तरीके की प्रोफाइल आएगी। तो इस तरीके की जब प्रोफाइल आएगी, कंट्रोल रिलीज में या लंबे समय तक दवा रिलीज होगी, तो पल्सेटाइल सिस्टम इसको बोलते हैं। ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, पल्सेटाइल ड्रग डिलीवरी। इससे क्या होता है कि फ्लक्चुएशन होता है और बीमारी का इलाज सही से नहीं हो पाता है, साइड इफेक्ट उल्टा और हो जाता है। लेकिन अगर आप एक बार पहुंचा दी, फिर कांस्टेंट लेवल मेंटेन होता है, तो बीमारी का इलाज भी सही होता है और साइड इफेक्ट भी कम हो जाते हैं। तो ऐसी दवाएं जिनका हाफ लाइफ शॉर्ट है, जैसे कि लीवोडोपा, कहां यूज होता है, पार्किंसंस डिसीज में। यही एक सवाल पूछ लिया जाता है। मेटफॉर्मिन क्या है, एंटी डायबिटिक ड्रग है। तो मेटफॉर्मिन और लीवोडोपा जिनकी टी हाफ कम होती है, तो ऐसी दवाओं को आराम से आप जीआरडीडीएस बना सकते हो। गॉट द पॉइंट? एक पॉइंट हमने समझ लिया। दूसरा पॉइंट है ऐसी दवाएं जिनकी सॉल्युबिलिटी अल्कलाइन पीएच पे कम होती है। ये सॉल्युबिलिटी जिनकी कम होती है, ठीक है, जैसे कि ओफ्लॉक्सासिन क्या है, एंटीबायोटिक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज हो रहा है, जीआईटी इन्फेक्शन में यूज हो रहा है। ये दवा बड़ी इंपॉर्टेंट है, सिनारिजीन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। लिखा हुआ वर्टिगो में यूज होती है या मोशन सिकनेस में। जब किसी को चक्कर आता हो, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, चक्कर जब किसी को आता हो, वर्टिगो, तो उसको बोलते हैं सिनारिजीन इज एंटी वर्टिगो ड्रग, एंटी वर्टिगो ड्रग। गॉट द पॉइंट? यहां से क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, सिनारिजीन इज एंटी वर्टिगो ड्रग। ठीक है, तीसरा ये कारण है कि कौन सी ड्रग सुटेबल हो सकती है, पुअर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम लोअर जीआईटी, जैसे एटिनोलॉल, लेफोटिडीन। ठीक है, एटिनोलॉल कहां यूज होती है, एटिनोलॉल की आप कैटेगरी बताओगे, ठीक है, कौन सी कैटेगरी है ये।
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे एटेनोल क्या है, बीटा ब्लॉकर है, एस इनहिबिटर है, क्या है ये आप बताओगे इसको, ठीक है, और कहाँ यूज होती है। और ऐसी दवाएं जो अनस्टेबल होती हैं अल्कलाइन पीएच पे, उनका जीआरडीडीएस बनता है, जैसे वरापामिल, कैप्टोप्रिल। तो ऐसी दवाएं जिनकी हाफ लाइफ शॉर्ट है, ऐसी दवाएं जिनकी सॉल्युबिलिटी कम है, ऐसी दवाएं जिनकी लोअर जीआईटी एब्जॉर्प्शन कम है, ऐसी दवाएं जो कि अल्कलाइन पीएच पे अनस्टेबल है, उन सभी का जीआरडीडीएस ड्रग डिलीवरी सिस्टम बन सकता है। मेरा कहने का ये मतलब है। नाउ कमिंग, अब किनका जीआरडीडीएस नहीं बन सकता है, किनका नहीं बन सकता है। अब एक बात बताइए कि ये पेट है, इस तरीके से आपका जीआईटी स्टमक है, अगर दवा यहां रिटेन कर रही है, यहां रिटेन कर रही है, यहां रिटेन कर रही है, दवा अगर पेट में स्टेबल ही नहीं होगी तो रिटेन क्या करेगी, वो तो ब्रेक हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि ऐसी दवाएं जो कि इनस्टेबिलिटी शो करती हैं गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट में, पेट में स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि पेट में पीएच कितना है 1.2 के आसपास, इन स्टमक पीएच इज 1.2, और आपकी जो सॉल्युबिलिटी होती है, याद रखिएगा इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, और स्टेबिलिटी दोनों डिपेंड करती है पीएच पे। सॉल्युबिलिटी 25 डिग्री सेल्सियस 5 पीएच पे कुछ और होगी, 6 पीएच पे कुछ और होगी, 7.4 पे कुछ और होगी, स्टेबिलिटी 1.2 पे कुछ और होगा, 6.8 पे कुछ और होगा। इसलिए पीएच कहते हैं ना, लैब में जब हम काम करते हैं तो पीएच को मेंटेन क्यों करना है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी स्टेबिलिटी उससे रिलीज होती है, समझ गए, उससे रिलेटेड होती है सॉल्युबिलिटी और स्टेबिलिटी, उससे रिलीज नहीं, रिलेटेड होती है, ठीक है। मतलब जैसे कि 1 पीएच पे सॉल्युबिलिटी अलग हो गई, 5 पीएच पे अलग है, 6.4 पे कुछ हो सकती है, 7.4 पे कुछ और हो सकती है, उसी तरीके से स्टेबिलिटी। और ऐसी दवाएं जिनको कि कोलन में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्टमक की, तो ऐसी दवाएं जिनको कोलन में रिलीज करना होगा उनका जीआरडीडीएस हम नहीं बनाएंगे, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड, समझ गए। तो जीआरडीडीएस बनाने के लिए दवा को पेट में स्टेबल रहना जरूरी है, अगर इनस्टेबल है या अनस्टेबल है तो उसको नहीं बनाएंगे जीआरडीडीएस। नेक्स्ट, अब सवाल उठता है कि जीआरडीडीएस क्यों, जीआरडीडीएस सिस्टम क्यों लाया गया, व्हाई, क्योंकि बायोअवेलेबिलिटी बढ़ाना है, ठीक है। बायोअवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जितनी भी दवा हमने खाई उसका कितना अमाउंट साइट ऑफ एक्शन पर पहुंचा। अब बायोअवेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी आप समझ लीजिए, लगे हाथ आपको बता रहा हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए वी हैव टेकन 100 mg डोज और साइट ऑफ एक्शन पे कितनी पहुंची 90 mg। ये कैसे पता लगेगा, जब प्लाज्मा कंसेंट्रेशन प्रोफाइल चेक करेंगे, उसका ब्लड सैंपल लेंगे बंदे का, या फिर रैट में कर रहे हैं तो रैट का सैंपल लेंगे, तो 90 पहुंची, दिया हमने कितना था 100, तो 90 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 90%, बायोअवेलेबिलिटी इज 90%, ठीक है। तो अब जीआरडीडीएस सिस्टम व्हाई, सवाल पूछना चाहिए कि जीआरडीडीएस सिस्टम क्यों, बायोअवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए, मींस ड्रग शुड बी अवेलेबल इन सिस्टमिक सर्कुलेशन। देखिए जितने भी ड्रग डिलीवरी सिस्टम होते हैं, ये जितने भी आप ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम पढ़ते हो, जीआरडीडीएस पढ़ते हो, ऑप्थेल्मिक पढ़ते हो, इन सब का मकसद क्या होता है कि ड्रग को सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचाना। गॉट द पॉइंट। मैं कह रहा हूं मुझे दिल्ली आना है, सपोज आई वांट टू कम टू दिल्ली, तो अगर मैं यूपी से हूं तो गाजियाबाद नोएडा की तरफ से एंट्री करूंगा, अगर मैं हरियाणा की तरफ हूं तो हरियाणा से एंट्री कर सकता हूं। रूट कैन बी डिफरेंट, सो ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है, रूट है, अलग अलग तरीके हैं, लेकिन रोल क्या है, दिल्ली क्या है, सिस्टमिक सर्कुलेशन। अल्टीमेट रोल सभी ड्रग डिलीवरी सिस्टम का क्या है कि खून में, ब्लड में कितनी दवा पहुंच रही है, तरीका ब्लड में पहुंचने का, चाहे हम गैस्ट्रोरिटेंटिव सिस्टम यूज कर ले, चाहे ट्रांसडर्मल यूज कर ले, ठीक है, मकसद सभी का एक है। तो गैस्ट्रोरिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्यों, ताकि क्यों, क्योंकि हमें बायोअवेलेबिलिटी बढ़ानी है। बायोअवेलेबिलिटी किसी चीज की बढ़ेगी तो दवा अच्छे से असर करेगी, उस बीमारी का इलाज बहुत अच्छे से होगा। और क्यों ऐसी दवाएं जिनकी हाफ लाइफ छोटी होती, कम होती है। अब जब हाफ लाइफ छोटी, मैंने आपको बताया था ना ये कंसेंट्रेशन, जब ये हाफ लाइफ छोटी होगी दवा एलिमिनेट हो जाएगी, इस तरीके से प्रोफाइल लिखेगा आपको। तो ये देखो, एक बार डोज लिया, 2 बार डोज लिया, 3 बार लिया, तो उससे क्या होगा कि फ्रिक्वेंट डोजिंग, बार बार डोज लेना पड़ेगा पेशेंट को, इससे चांसेस क्या होगा, पेशेंट भूल जाएगा डोज लेना। सपोज ऐसी दवा जो दिन में मुझे 4 बार खानी पड़ रही है, और एक ऐसी दवा जो मैं ठीक है, तो संडे टू संडे, जैसे मान लो अगर एक बार मैं खा रहा हूं, मान लो दवा में
तो मुझे याद रहेगा कि मैंने पिछले संडे को लिया था, अब नेक्स्ट संडे को खाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या है कि अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपका कम हो जाएगा, गैस्ट्रोरिटेंटिव सिस्टम अगर बनाते हो, तो दिन में हो सकता है कि एक ही बार खाना पड़े, हफ्ते में हो सकता है कि एक ही बार खाना पड़े। तो इससे क्या होगा, पेशेंट को याद रहेगा, डोज नहीं मिस करेगा, वो पेशेंट को अच्छा लगेगा, कंपैटिबिलिटी होगी, चलो मुझे एक हफ्ते में खाना है, दिन में 4 बार खाना होगा तो पेशेंट इरिटेट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी दवाएं जिनका की हाफ लाइफ शॉर्ट होता है, सॉल्युबिलिटी कम होती है, जीआरडीडीएस सिस्टम बना सकते हो आराम से। तो जीआरडीडीएस सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं, गैस्ट्रिक रिटेंशन को बढ़ा रहे हैं। लेकिन सवाल आपको पूछना चाहिए कि व्हाई गैस्ट्रिक रिटेंशन सिस्टम वी हैव टू इंक्रीज, बढ़ाना क्यों है, क्यों, ताकि बायोअवेलेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। कौन सी कैटेगरी की ड्रग की, जिनकी हाफ लाइफ शॉर्ट है, जिनकी सॉल्युबिलिटी कम है। अब समझते हैं, नाउ कमिंग ऑन दी अप्रोचेज, अब तरीका समझते हैं कि अप्रोच क्या हो सकता है, व्हाट कुड बी द अप्रोच। गैस्ट्रिक रिटेंशन तो करवाना है, लेकिन करेंगे कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल। तो पॉसिबल है, उसी को बोलते हैं अप्रोचेज। अप्रोचेज का मतलब तरीका। अब जैसे मैं आपको समझाता हूं, देखिए रट्टा मत मारिए, अंडरस्टैंड द थिंग्स। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, आप बार बार मैं पेट बना रहा हूं, जीआईटी, एक मिनट, थोड़ा हाँ माउस थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था। अभी ये डायग्राम मैंने बनाया स्टमक का, इस तरीके से स्टमक आपका बन गया, अरे आपका हो किसी का हो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे इस पेट में दवा को रिटेंशन करवाना है, तो मेरे पास 3-4 तरीके बड़े इंपॉर्टेंट, सुनिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट से। जैसे मान लीजिए ये टैबलेट है, ये पूरी टैबलेट है, मैंने खाई, दवा पेट में आई ओरली रूट से। अब देखो ऐसा कुछ तरीका बना दो, ये टैबलेट, अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है कि नहीं आपके जीआईटी मीडियम में। तो ऐसी टैबलेट बना दो, वो क्या करने लगे, यहाँ पे आके फ्लोट करने लगे। जब तैरने लगेगी दवा कोई चीज, तो वहां रुकी रहेगी कि नहीं, एक तरीका हो गया। तो इसीलिए उसको बोलते हैं फ्लोटिंग सिस्टम। तो पहला तरीका क्या हुआ, फ्लोटिंग सिस्टम। और कोई चीज तैरती कम है जब उसकी डेंसिटी कम होती है, इसीलिए इसको बोला जाता है लो डेंसिटी सिस्टम। तो गैस्ट्रिक रिटेंशन करवाने का तरीका क्या है, फ्लोट करवा दो दवा को, एक तरीका। नाउ यू गॉट दी 1 पॉइंट, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट, दूसरा तरीका है कि इस टैबलेट को, ये जो पेट की लाइनिंग है, इससे अडेयर कर दो, इससे चिपका दो इस टैबलेट को, यहां पे टैबलेट को चिपका दो, इसी को बोलते हैं बायो अडेशन। अगर यहां टैबलेट को, जैसे मान लो ये कुआं है, इसमें सारा लिक्विड भरा हुआ है, कोई बंदा डूब रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई कील से निकली है, कोई कोई पकड़ने के लिए है उसको सहारा सपोर्ट है, वो कील से यहाँ पकड़ लेगा तो यहाँ तैरता रहेगा। तो उसी तरीके से जो पेट में दवा आ रही है, दवा को लेयर से चिपका दो, जीआईटी लाइनिंग से, बिल्कुल सिंपल भाषा में बोल रहा हूं, उसको बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में बायो एडेशन। तो बायो एडेशन आपने कर दिया तो दवा यहां पे रुक गई। रिटेंशन ही तो करवाना है, पेट में रोक के रखना आपको दवा को। तो दूसरा तरीका भी हम लोग समझ लिए, बायो एडेशन क्या होता है। तो बायो एडेशन एक तरीका हो गया, फ्लोटिंग सिस्टम एक हो गया। तीसरी चीज क्या हो गई कि ये जो टैबलेट है, इस टैबलेट में आपकी ड्रग भी होगी, साथ साथ एक ऐसा पॉलीमर यूज कर दो जिसकी डेंसिटी शुड बी हाई। ये एरो ऊपर के मतलब हाई मैं बना रहा हूं, ठीक है। तो वो कोई चीज क्या होगी जिसकी डेंसिटी हाई होगी, तो वो इस पेट के बॉटम में आके, जिसको तलहटी बोलते हैं, यहां पे आके बैठ जाएगी। अब डेंसिटी हाई है तो तैरेगी नहीं, आके बॉटम में बैठ जाएगी। जब यहां बॉटम में आके बैठ गई तो भी पेट में रुक रही है, इसी को बोलते हैं हाई डेंसिटी सिस्टम। कैसे किया आपने, ड्रग को बनाते समय ही एक ऐसा पॉलीमर लिया जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, उसके साथ हमने कंप्रेस कर दिया टैबलेट को। नाउ यू गॉट द 3 वेज फॉर रिटेंशन, बायो एडेसिव, फ्लोटिंग सिस्टम, जिसको लो डेंसिटी, कोई चीज फ्लोट कब होगी, जब डेंसिटी कम होगी, इसीलिए इसको बोलते हैं लो डेंसिटी सिस्टम। थर्ड वन इज हाई डेंसिटी सिस्टम। चौथा तरीका क्या हो सकता है कि ऐसी टैबलेट बना दो जो यहां पे आए, लेकिन क्या होगा, अब जैसे फिर से मैं पेट बनाता हूं, इस तरीके से स्टमक बनाया आपने, इस तरीके से टैबलेट हमने खाई, यहां पे मीडियम सारा पड़ा हुआ है, ठीक है। टैबलेट यहां आने के बाद क्या हुई, ये टैबलेट मान लीजिए आ गई यहां पे, और टैबलेट के समय ऐसे पॉलीमर से हमने बना दिया, ड्रग में पॉलीमर ऐसा डाल दिया जो स्वेल करता हो,
स्वेलिंग प्रॉपर्टी, जिसकी स्वेल हो, टैबलेट इतनी बड़ी है तो स्वेल होकर बड़ी सी हो जाए बिल्कुल, ठीक है। और स्वेल कैसे होगा, ये जो वाटर पेट के अंदर है ये इसके अंदर आएगा, ये समझ रहे हो, ये सारा वाटर जो इसके आसपास है ना, वो सारा इसको सरफेस इरोड करेगा, सरफेस यहाँ ब्रेक होगी, उसके थ्रू ये अंदर आ जाएगा और ये टैबलेट बड़ी सी हो जाएगी स्वेल होके, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, कोई ये पोखरा है, थोड़ा बैड एग्जांपल हो सकता है, इस पोखरे में पूरा वाटर है, अगर मैं यहाँ छलांग लगाता हूँ, कूदता हूँ, तो सीधे मैं जंप करके नीचे में चला जाऊंगा, लेकिन अगर मेरी डेथ होती है या कोई बंदा डेड हो जाती है तो पानी के ऊपर तैरने लगता है, समझ गए। पानी स्वेल हो गया, इसके बंदे को देखते हो ना, जब डेथ हो जाती है, डूब जाता कोई आदमी तो स्वेलिंग हो जाती है और डूब वो फ्लोट करने लगता है, तो उसी तरीके से टैबलेट को क्या है, पानी में जब डिप करोगे तो टैबलेट जब डूबेगी पानी में आएगी, अगल बगल जो वाटर एक्वस मीडियम है, पेट में एक्वस मीडियम है, वो इसको स्वेल करेगा, तो जब ये स्वेल करेगा तो पेट में तैरना स्टार्ट कर देगा ये, तो यहां पे भी तैरा रहे हो लेकिन स्वेल करा के तैरा रहे हो, और यहां पे जो तैरा रहे थे, फ्लोट करवा रहे थे, ये कैसे करवा रहे थे, इफरवेसेंट से, इफरवेसेंट सिस्टम, सिस्टम यहां फिर से लिख देता हूं, इफरवेसेंट, EFFERVESCENT सिस्टम। अब ये कैसे होता है, जैसे सिट्रिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड प्लस बाइकार्बोनेट हम लोग टैबलेट बनाते वक्त डाल देते हैं, ठीक है, और जैसे ही ये वाटर के टच में आता है CO2 का रिलीज होता है, ठीक है, CO2 रिलीज होती है, तो यहां पे जो चीज फ्लोट कर रही है वो किससे रिलीज हो रही है, CO2 रिलीज हो रही है। जब सोडा आप लोग पीते हैं तो जो फोम निकलता है, झाग निकलता है, कौन सी गैस होती है, CO2 गैस होती है। देखो यहां पे भी टैबलेट फ्लोट कर रही है, यहां पे भी टैबलेट फ्लोट कर रही है, लेकिन यहां पे इफरवेसेंस करा के फ्लोट करा रहे हो, और यहां पे जो टैबलेट फ्लोट कर रही है उसको स्वेलिंग करा के करा रहे हो, गॉट द पॉइंट। तो आपके पास एक तरीका हो गया बायो एडेशन, लाइनिंग से चिपका दो यहां पे, दूसरा तरीका हो गया फ्लोटिंग सिस्टम, और ये फ्लोट कैसे करेगी टैबलेट, उसको हमें इफरवेसेंट ऐसे कंपोनेंट ड्रग में डालने पड़ेंगे जो इफरवेसेंस कॉज करे, तो फ्लोट करने लगेगी टैबलेट। हाई डेंसिटी सिस्टम में ऐसे पॉलीमर यूज करने जिनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, वो आके बॉटम में बढ़ जाएंगे तो भी पेट में रुके रहेंगे। स्वेलिंग सिस्टम में क्या होगा, हाइड्रोफिलिक पॉलीमर्स यूज करेंगे। देखो कितने तरीके हो गए, बायो एडेशन, फ्लोटिंग, हाई डेंसिटी, स्वेलिंग। अब कुछ ये हाइड्रोजेल सिस्टम होते हैं। हाइड्रोजेल क्या होता है, ये इसी तरीके से, ये जेल, बाहर से पानी आया, अब ये जेल क्या होगा, जब ये पॉलीमर क्या होगा, पानी के टच में आने के बाद स्वेल होगा, तो ये जेल की तरह क्रिएट होने लगे, उसको बोलते हैं हाइड्रोजेल। इन्फ्लेटेबल सिस्टम, मैग्नेटिक सिस्टम में हम लोग डिस्कस करेंगे, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर ज्यादा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो सवाल आपसे यहीं से पूछा जाता है कि गैस्ट्रिक रिटेंशन बढ़ाने के लिए क्या क्या हम यूज करते हैं, याद रखिएगा, बायो एडेशन सिस्टम यूज करते हैं, फ्लोटिंग सिस्टम यूज करते हैं, हाई डेंसिटी सिस्टम यूज करते हैं, स्वेलिंग। नेक्स्ट, अब देखिए जरा इस डायग्राम को, अब देखिए ये जो सिस्टम है वही तरीका, फ्लोटिंग सिस्टम कैसे करा रहा हूं, इफरवेसेंट करा के, इफरवेसेंट सिस्टम। इफरवेसेंट क्या कर रहे हो, उसमें ऐसे कंपोनेंट डाल रहे हो टैबलेट बनाते वक्त, सिट्रिक एसिड, बाइकार्बोनेट, जो कि क्या कर रहा है, CO2 रिलीज करा रहे हैं। आपके जो डिस्प्रिन है, पानी में डालते ही, जैसे ये वाटर है, इसमें टैबलेट आपने डाली तो ये पूरा देखते हो ना इफरवेसेंस निकलने लगता, क्यों, क्योंकि उसमें ऐसे कंपोनेंट डले हुए जो इफरवेसेंस कॉज करे, CO2 रिलीज होती है और जल्दी से वो दवा घुल जाती है। तो फ्लोटिंग सिस्टम यूज हो गया, एक स्वेलेबल सिस्टम हो गया। कोई चीज देखो जब स्वेल होके बड़ी सी होगी तो एक्सपैंड हो रही है ना ये, इसीलिए इसका नाम पड़ता है एक्सपेंडेबल सिस्टम। तो अगर एक्सपेंडेबल के नाम से आ जाए तो भी कंफ्यूज नहीं होना है। बायो एडेशन का मतलब, यहां देखो लेयर से चिपकी हुई ना, ये आप देख रहे हो यहां चिपकी हुई है, स्टिक है ये। और हाई डेंसिटी सिस्टम जो कि बॉटम में डेंस होगा तो नीचे ही तो आके बैठेगी वो चीज। तो हाई डेंसिटी, स्वेलेबल सिस्टम, फ्लोटिंग सिस्टम, बायोडेंसिटी सिस्टम, चार सिस्टम हम लोग मेनली यूज करते हैं, इसी को डिटेल में पढ़ना है आपको, ठीक है। जब यूनिवर्सिटी में आएगा तो आपको फ्लोटिंग सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल आएगा, डिस्कस फ्लोटिंग सिस्टम। और जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आएगा तो ये चारों तरीके पूछा जाएगा, क्योंकि वहां तो सब्जेक्टिव आता नहीं है। नाउ मूविंग, अब जैसे ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा और डायग्राम मैंने इंक्लूड करने की कोशिश, लो डेंसिटी सिस्टम। तो लो डेंसिटी में क्या होगा, टैबलेट फ्लोट कर रही है, देखो यहाँ पे टैबलेट फ्लोट कर रही है, ये पूरा मीडियम है आपका ये वाला, यहाँ पे टैबलेट फ्लोट कर रही है। हाई डेंसिटी सिस्टम में ड्रग के साथ हाई डेंसिटी एक्सिपेंट यूज करते हैं, एक्सिपेंट का मतलब पॉलीमर यूज करते हैं, वो आके यहाँ बॉटम में देखो बैठ गई, यहाँ पे ये पूरी बैठ गई, ठीक है। ये चीज दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो डायग्राम आपको अगर सब्जेक्टिव एग्जाम थियरी में आ रहा है तो आपको बनाना पड़ेगा। ये कुछ क्लासिफिकेशन है यहाँ पे, जैसे फ्लोटिंग सिस्टम है,
नॉन फ्लोटिंग सिस्टम, इसको आप एक बार देख लेना, वीडियो को स्टॉप करना और इसको एक बार पढ़ लेना सारे सिस्टम को, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है गैस जेनेटिक सिस्टम भी, एफर्वेसेंट सिस्टम में भी, ठीक है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। सो नाउ कमिंग ऑन दी एडवांटेजेस ऑफ गैस्ट्रोरिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, तो आप यहाँ पर क्लियर कट देख पा रहे होंगे कि अब पहले हम लोग डायग्राम, वही स्टमक का डायग्राम हम लोग बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से डायग्राम, थोड़ा सा बहुत अच्छे से तो नहीं बन पा रहा है। तो अब यहाँ पे देखो पहला जो मैंने लिखा हुआ है, अब समझने की जरूरत है। मेन मकसद हमारा क्या है, बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाना। कैसे, रिटेंशन को बढ़ा देना, फ्लोट करवा के, एडहेशन करवा के, ठीक है, या फिर हाई डेंसिटी सिस्टम बना के या स्वेलिंग सिस्टम बना के, ठीक है। इससे क्या होगा, रिटेंशन टाइम बढ़ेगा, बायोअवेलेबिलिटी उससे बढ़ेगी, हाफ लाइफ बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी कंपाउंड की, प्रोलॉन्ग रिलीज, बहुत लंबे समय तक दवा रिलीज होती रहेगी, और थेरापेटिक एफिकेसी, क्यों, क्योंकि दवा एक बार गई फिर मेंटेन हो जाएगी लेवल। तो जब प्लाज्मा में लेवल फ्लक्चुएशन इस तरीके से नहीं होगा, एक कांस्टेंट लेवल बना रहेगा, तो थेरापेटिक एफिकेसी भी बढ़ जाएगी। अब पेशेंट को जहां पे कई बार डोज लेनी पड़ रही थी इस तरीके से, अभी उस पेशेंट को केवल एक डोज लेनी है, या फिर दिन में एक बार लेनी है, या फिर वीक में एक बार लेना है, तो उसकी वजह से पेशेंट कंप्लायंस भी बढ़ जाएगा। और ये जो बार बार डोजिंग आपको लेना पड़ रहा था, बार बार टैबलेट लेनी पड़ रही थी, रिड्यूस हो जाएगी, डोजिंग कम हो जाएगी। और एच पाइलोरी, जैसे कि लोकल इन्फेक्शन कोई आपको चाहिए, लोकल एक्शन चाहिए, लोकल इन्फेक्शन हो गया आपको, एच पाइलोरी का इन्फेक्शन हो गया, तो वहां पर भी गैस्ट्रोरिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम काफी काम आने वाला है। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस। So these are the disadvantages of GRDDS। जाहिर सी बात है कि कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे इसके। सो डिस्कसिंग द डिसएडवांटेजेस। अब देखिए एक डायग्राम से इसको समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो जैसा कि मैंने स्टमक का डायग्राम अभी बना ही रहा था, फिर से डायग्राम एक बार बना ही लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका स्टमक है। अब यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है, सारा कुछ फ्लूइड है यहाँ पे। टैबलेट को फ्लोट करने के लिए तो फ्लूइड चाहिए होगा ना, जब भी तो टैबलेट फ्लोट करेगा। तो अगर किसी को एक क्लोरहाइड्रिया है, ठीक है, जिसको एचसीएल सिक्रीट ही नहीं हो रहा है, जिसको फ्लूइड बहुत कम इनटेक ले रहा है, तो वहां पे सिस्टम थोड़ा सा लिमिट हो जाएगा। खैर ये तो बहुत स्ट्रांग रीजन नहीं है, फिर भी फ्लूइड अगर कम है तो गैस्ट्रिक रिटेंशन कम होगा उसको। और ऐसी दवाएं जो जीआईटी में इरिटेशन कॉज करती है, उनको भी नहीं आप, क्योंकि बहुत देर तक पेट में यहाँ रिटेन करवाना है, तो जब इरिटेशन होने लगेगा तो फिर आप जीआरडीडीएस नहीं उसका बना सकते। हाइड्रोजेल बेस्ड जो सिस्टम होते हैं वो बड़े लंबे समय लेते हैं स्वेल होने में, ठीक है। तो जब स्वेल ही होने में टाइम लग जाएगा तो रिलीज होने में इट विल टेक टाइम। दूसरा पॉइंट जो नेक्स्ट है, कंकोमिटेंट इनटेक ऑफ ड्रग। अब यहाँ पे गैस्ट्रिक मोटिलिटी, अगर कोई दवा, देखो मान लो हमने मेटफॉर्मिन का बना दिया हमने, जैसे जीआरडीडीएस, कहाँ पे यूज हो रहा है, डायबिटीज में। ऐसी दवा जिसकी गैस्ट्रिक मोटिलिटी बढ़ा रही है, मेटफॉर्मिन आप किस लिए यूज कर रहे हो, ताकि रिटेंशन हो सके। लेकिन उसको ऐसी दवा के साथ खा लिया जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी बढ़ा रही है। एक तरफ मोटिलिटी बढ़ा के बाहर कर रहे हो दवा को, एक तरफ रिटेन करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये अप्रोच सही नहीं है। तो गैस्ट्रिक मोटिलिटी को रिड्यूस करना है हमें, समझ गए, गॉट द पॉइंट। तो ऐसी किसी दवा को नहीं खाना जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी को बढ़ाती हो, तो आपका रिटेंशन होगा ही नहीं। सम डिसीज कंडीशन लाइक एज क्रोन्स कंडीशन, क्रोन्स डिसीज, सॉरी क्रोन्स डिसीज क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। हाइपोथायरॉयडिज्म, ड्यूडेनल अल्सर्स, ये गैस्ट्रिक रेजिस्टेंस टाइम को फ्लक्चुएट करते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो जीआरडीडीएस को अफेक्ट करते हैं। डेंसिटी, आप देख रहे थे ना फॉर्मुलेशन में डेंसिटी का कितना बड़ा सिस्टम है। डेंसिटी से ही दवा फ्लोट कर रही थी, डेंसिटी से दवा बॉटम में बैठ रही थी। फ्रीक्वेंसी ऑफ मील, कहते हैं एंटीबायोटिक्स जितने भी है, देखो मैं आपको लगे हाथ जीआरडीडीएस पढ़ाने के साथ साथ बहुत सारी जानकारी साथ साथ देता हूं, तो आपको लेक्चर एक मिनट भी मिस नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि एंटीबायोटिक्स को एम्प्टी स्टमक लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि खाना खाने के बाद जब आप एंटीबायोटिक्स लेते हो तो ये इंटरफेयर करता है, ठीक है, गॉट द पॉइंट। तो एंटीबायोटिक्स को खाली पेट लेना चाहिए। और एक होता है आपके प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, पीपीआईज, जैसे ओमेप्राजोल, रेबेप्राजोल, ये सब चीजें, ओमेप्राजोल, रेबेप्राजोल, ये सब
खाली पेट ही आपको लेना पड़ता है। चलिए, डिसीज स्टेट वो भी फैक्टर, कन्कोमिटेंट इंटेक ऑफ ड्रग, क्यों? ऐसी दवा के साथ जिसकी गैस्ट्रिक मोटिलिटी जो बढ़ा रहा होगा, तो वैसी दवा के साथ आप जीआरडीएस की दवा बना ही नहीं सकते। ठीक है। कैलोरिक कंटेंट, अगर कोई हाई फैट और हाई फैट रिच या प्रोटीन रिच डाइट आप ले रहे हो तो गैस्ट्रिक रेजिस्टेंस टाइम को बढ़ा रहा है, और गैस्ट्रिक रेजिस्टेंस टाइम हमें बढ़ाना है, तो जाहिर सी बात है कि फैट और प्रोटीन वाले कंपोनेंट के साथ जो हम ले सकते हैं। और मेल्स में देखा गया है कि गैस्ट्रिक रेजिस्टेंस टाइम फीमेल की तुलना में ज्यादा होता है। ठीक है। ये कुछ कॉमर्शियली अवेलेबल आप देख पा रहे कि कुछ कॉमर्शियली अवेलेबल मार्केटेड प्रोडक्ट्स हैं। देखो ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन के इस ब्रांड नेम क्या आ रहा है, सिस्टमिक ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन में यूज हो रहा है, कौन बना रहा है? रैनवैक्स बना रही है। यहाँ पे जैसे ये देखो लारोचे बना रही है, ठीक है, फार्मेसिया बना रही है, रैनवैक्स यहाँ पे बना रही है। ठीक है, ये सब चीजें आपको समझना पड़ेगा, इसको देख लेना आप लोग रोक के। उसके बाद नाउ कमिंग ऑन दी प्रैक्टिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, पहले नॉट को याद रखिए, नॉट अ मैकेनिज्म ऑफ अचीविंग गैस्ट्रो रिटेंशन। जीपैट 2019 का सवाल पूछा गया। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे, सी हाउ विच टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग। जीपैट 2019 का सवाल है ये। नॉट मैकेनिज्म, देखो म्यूको एडेशन थी मैकेनिज्म, फ्लोटिंग हम लोग करवा रहे थे, स्वेलिंग हम लोग करवा रहे थे, ऑस्मोसिस कहीं नहीं करवा रहे थे, तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कितना बढ़िया सवाल है। तो अभी जो मैंने आपको पढ़ाया, देखो आप जीपैट 2019 का सवाल बिल्कुल सॉल्व करने की उसमें हो, आप कंडीशन में हो। चलिए कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग। डाइमिथाइल सल्फोक्साइड पेनिट्रेशन इनहांसर होता है, टॉपिकल फॉर्मुलेशन में कैसे काम करता है, इसका मोड बताना है कि काम कैसे करता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि हाउ इट इज गोइंग टू एक्ट। आपको याद हो मैंने ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम पढ़ाया हुआ है, उसमें परमिशन इनहांसर के बारे में थोड़ा सा एग्जांपल दिया हुआ है। तो आप बताएंगे कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज, जिसको शॉर्टकट में एमसीसी, एमसीसी आपको याद हो मैंने इससे पिछले मैंने लेक्चर जो डाला हुआ है वो टैबलेट का डाला हुआ है। तो टैबलेट का लेक्चर जब पढ़ोगे तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की हालत में होगे। ये भी जीपैट 2019 का क्वेश्चन है, ये आया हुआ है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है एबीसिल। ठीक, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज को किस ब्रांड नेम से जाना जाता है? एबीसिल के नाम से। अब देखिएगा ब्रांड नेम मैंने बताया हुआ टैबलेट में, तो इस टैबलेट की वीडियो जाके देखिए और ये क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाओगे आप, कोई बिना बात के। इन टैबलेट हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज एचपीएमसी, जिसको शॉर्टकट में एचपीएमसी किस तरीके से यूज होता है? डिसइंटीग्रेंट की तरीके से यूज कर रहे हो, बाइंडर की तरीके से यूज कर रहे हो, डाइल्यूएंट की तरीके से यूज कर रहे हो, फिल्म फॉर्मर की तरीके से यूज कर रहे हो? आप बताइएगा कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर। टैबलेट की वीडियो देखिए और इन दोनों सवालों का जवाब आप बिल्कुल दे पाएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मुझे। ठीक है, चलिए, इफ यू लाइक और वीडियोस डू सब्सक्राइब द चैनल, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और क्यों? क्योंकि आपको रेगुलर वीडियोज, ये घंटी वाले बटन ना जो बेल आइकन है, ये आप डालोगे तो आपको नोटिफिकेशन फटाफट आती है, तो ये बिल्कुल आपको बेल आइकन दबा के रखना है इसको बिल्कुल। ठीक है, आप हमें फॉलो भी कर सकते हो ताकि कोई वीडियोस आपके अपडेट मिस ना हो। फेसबुक पे पेज है इनोवेटर्स अड्डा के नाम से, इंस्टाग्राम पे भी है, वहां मैं कुछ ना कुछ पोस्ट डालता रहता हूँ। तो वो जो पोस्ट होते हैं ना वो क्वेश्चंस होते हैं बल्कि, तो जब आप पोस्ट देखोगे ऐसे ही आप इनोवेटर्स अड्डा जब आप चलाते हो इंस्टाग्राम, तो ऐसे स्क्रॉल करके एक बार देख लिया करो, उसमें कुछ क्वेश्चन आपको फायदे की चीज हो जाएगी। यहाँ पे आप ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब पे तो हम लोग हैं ही। टेलीग्राम चैनल बड़ा इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेंगे अगर, तो आपको पीडीएफ या फिर पीपीटी की नोट्स, बुक्स और लिंक वगैरह सब में कोई चीज अपडेट होती है तो मैं भेजता रहता हूँ छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको, तो यहाँ से आपको काफी फायदा मिलने वाला है टेलीग्राम चैनल से। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, आपने इतने पेशेंस से देखा इस वीडियो को। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव अ गुड डे।